सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए कुछ सीखते हैं। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन क्यों बनाया गया था, ये सारी चीज़ें सीखेंगे और कितनी एलोकेशन होती है इनके अंडर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर। तो पहले सीखते हैं आज के समय में क्या है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो क्या करती है, वो किसानों से खरीदती है जैसे अनाज, गेहूँ, और खरीदती किस प्राइस पे है उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको सबको पता होगी ये बातें, एमएसपी। तो कौन खरीदता है? एफसीआई खरीदता है। वो क्या करते हैं, किसानों से गेहूं, अनाज, चावल, ये सारी चीज़ें खरीद के कहाँ रख लेता है? अपने गोडाउन में रख लेता है। ऑल ओवर द इंडिया इसके गोडाउन है। फिर देखिए, प्रोक्योरमेंट यानी किसान से सामान लेना और फिर अपने पास रखना, उसको स्टोर करना, ये काम किसका हो गया? एफसीआई का। लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो स्टेट के अंदर आता है। एफसीआई सेंटर के अंदर है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो स्टेट्स के अंडर है। तो क्या करता है एफसीआई, जब डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है तो बाय रेल, रोड, इनसे हर एक स्टेट में क्या भेज देता है? फूड ग्रेन्स भेज देता है, चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। ट्रक्स जाते हैं, उन पे लिखा रहता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यानी समझ जाइए वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सामान जा रहा है। तो एफसीआई अपने गोडाउन से स्टेट के गोडाउंस में क्या भेज देगा? फूड ग्रेन्स को भेज देगा। फूड ग्रेन्स यानी चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ें। अब आगे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ तक सेंटर का काम खत्म हो गया। फिर स्टेट को क्या करना होता है? स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि हमें ये फूड ग्रेन्स देने किसको है। तो उसके लिए उन्हें, आपने सुना ही होगा, राशन कार्ड होते हैं। तो राशन कार्ड एक फैमिली का बनता है, उस पर पता होता है कि भाई किस फैमिली की कितनी इनकम है। उस तरीके से डिवीज़न होती है स्टेट्स में। तो फिर स्टेट्स क्या करते हैं, बेनिफिशरीज को फाइंड आउट करते हैं कि किन किन को ये अनाज मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो फिर स्टेट क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो स्टेट के अंडर है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? जो स्टेट के गोडाउन है, फिर वहाँ से वो सामान कहाँ जाता है? राशन शॉप्स पे, जिनको हम क्या कहते हैं? फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस यानी बहुत मिनिमम प्राइस होता है, यानी जो सब अफोर्ड कर सके, तो उनका नाम दिया गया है फेयर प्राइस शॉप, या राशन राशन शॉप कह लो उनको, या फेयर प्राइस शॉप कह लो, एक ही बात है। अब कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे सेंटर ने स्टेट को फूड ग्रेन्स पहुंचाए, तो वो एक रेट के ऊपर स्टेट्स को देता है फूड ग्रेन्स। उस रेट को कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। यानी जिस रेट पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक स्टेट को अनाज या चावल देगी, उसको सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं। देखिए, राइस के लिए वो है 3 रुपये पर केजी, और गेहूं के लिए वो है 2 रुपये पर केजी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसानों से एमएसपी के ऊपर क्या इकट्ठा किया? गेहूं और चावल। और फिर स्टेट्स को दे दिया किस पे? सेंट्रल इशू प्राइस, जो कि 3 रुपये और 2 रुपये है। फिर आगे स्टेट्स क्या करेगी? राशन शॉप के थ्रू जिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, जो एलिजिबल है, उन्हें क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये सारा सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि पब्लिक में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? फूड ग्रेन्स वगैरह। भाई ये शुरू क्यों किया गया था? कि जिससे कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, कोई भूखा ना रहे। अब मैंने इसको पेज पे लिख रखा है इस चीज़ को। ये देखिए कि जो फार्मर से एमएसपी पे ले लिया किसने? एफसीआई ने। फिर एफसीआई ने स्टेट्स को दे दिया सेंट्रल इशू प्राइस, और आगे राशन शॉप्स ने 3 रुपये और 2 रुपये के भाव से किसको दे दिया? पब्लिक को। अब अगली बात है, एक जो एमएसपी है वो इशू कौन करता है, यानी कौन रिकमेंड करता है कि कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए? तो उसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो कमीशन है भाई, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ पे, उसके अंडर है। तो ये रिकमेंड करता है 22 क्रॉप्स के लिए कि 22 फसलों के लिए एमएसपी क्या होगा। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है अनाज और गेहूँ। और मेनली प्रोक्योरमेंट कहाँ से होती है, यानी कहाँ से ज़्यादातर अनाज और गेहूँ लेता है एफसीआई? वो है हरियाणा और पंजाब। इसलिए जो ये फार्मर्स के जो कानून लाए जा रहे थे, ये सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुआ इन्हीं स्टेट्स में हुआ, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट करती है सेंट्रल एजेंसी। ठीक है, इतनी बात समझ। अब हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में। ये तो हो गया प्रेजेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। अब शुरू से चलते हैं, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे बना। देखिए ऐसा है, 1960 पहले से भी, 1960 से पहले भी क्या होता था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था। लेकिन उस टाइम पे कोई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं थी। उस टाइम क्या होता था, हमारे पास अनाज और चावल इतने नहीं थे। तो हम क्या करते थे, विदेशों से जो इंपोर्ट करके लाया जाता था अनाज और चावल, उसी अनाज और चावल को पूरे देश में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे।
लेकिन फिर आपको पता होगा 1965 के करीब एक तो भारत में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया उस टाइम। जो थोड़ा बहुत उगता था वो भी बंद हो गया, अनाज और चावल। और ऊपर से हमारा वॉर किसके साथ होता उस टाइम पे? पाकिस्तान के साथ, 1965 वॉर। तो उस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारा जो गेहूं वगैरह आते थे वो यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत ज़्यादा आते थे उस टाइम पे। तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत को सप्लाई बंद कर दी। तो उस समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो तभी उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, कि जवान बॉर्डर पे लड़ेगी और किसान क्या खेतों में अनाज उत्पन्न करेंगे, जिससे कि देश में भूखमरी ना पड़े। तो उस समय पे भारत को ये दिख गया कि हमें बाहरले देश के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो एक एक्ट लाया गया, कौन सा? फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। और उसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ और उसको क्या कहते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होगा कि वो किसानों से गेहूं ले और गरीबों तक पहुंचाए। इतनी बात क्लियर है इसकी सेटअप क्यों हुआ था? उस समय का आपका सिनेरियो पता लग गया क्या हुआ था। फिर उस टाइम पे जब ये सिस्टम चला था तो ये पूरे देश में था, यानी जिसको भी जरूरत है उसको क्या, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यूनिवर्सल कवरेज थी यानी पूरे इंडिया में। लेकिन इसकी खामी एक ये थी कि भाई जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या हम सबको कवर कर पाएंगे? तो इसलिए इस स्कीम को थोड़ा बदला गया और इसका नाम रखा गया फिर बाद में 1992 में, जिसको कहते हैं रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिवैम्प्ड यानी फिर से कुछ सुधार करना। और इस समय पे उन्होंने क्या किया कि कवरेज यूनिवर्सल नहीं रहेगी, यानी सबको ऐसे फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उन्हें मिलेंगे जो बहुत हिली एरिया में रहते हो या जो अंडर प्रिविलेज्ड हो, यानी जो एक गरीबी रेखा से कम हो और जो अफोर्ड ना कर पाते हो मेनली जो मार्केट से फूड ग्रेन्स लेना। तो इसको एक किस्म से यहाँ पे एक बदलाव किया गया कि सबके लिए नहीं, ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए रहेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और उसका नाम क्या दे दिया गया? रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन लोगों को ये फूड ग्रेन्स मिल पाएंगे। देखिए ये मैंने बताया कि एफसीआई क्यों एस्टेब्लिश हुआ और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है एफसीआई बाय इस टाइम? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंडर कौन आता है? एफसीआई आता है। इतनी बात समझ गए आप? तो अब क्या था, अब तक रिवैम्प्ड हो चुका था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कुछ थोड़े कम लोगों तक पहुंचने लगा था अब अनाज। लेकिन फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई क्योंकि हमें एक प्रॉपर डिवीजन चाहिए थी कि कौन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता और कौन थोड़ा बहुत कर सकता है। तो इसके अंदर भी एक डिवीजन बनाई गई और फिर उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम रखा गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी इसमें क्या किया उन्होंने, पहले ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है, अबव पॉवर्टी लाइन कौन है। लेकिन 1997 में जब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया टीपीडीएस, तो इसमें क्या किया उन्होंने, दो डिवीजन कर दी कि एक तो होगी बिलो पॉवर्टी लाइन और दूसरे होंगे कौन, अबव पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से डिवीजन जब हो गई तो डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हुआ कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, और अबव पॉवर्टी लाइन अफोर्ड कर सकता है कुछ बाहर से। ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद इन्होंने 2000 में दिसंबर में क्या किया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इवन उनके अंडर उनकी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तभी एक योजना शुरू हुई और उसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना, AAY। अब अंत्योदय अन्न योजना क्या है? देखिए जो आज का समय है, जो आम जनता यानी अबव पॉवर्टी लाइन है, उसको कितना चावल मिलता है? उसको मिलता है 5 किलो पर पर्सन, ठीक है, पर मंथ, इतना मिलता है। और प्राइस क्या है? 3 रुपये चावल के, 2 रुपये गेहूं के। लेकिन जो ये फैमिलीज फाइंड आउट करी गई अंत्योदय अन्न योजना, इसके अंडर पूरे भारत में लगभग 2.37 करोड़ फैमिलीज है। यानी लगभग जो 2.37 करोड़ फैमिलीज है उनके अंडर लगभग 9 करोड़ लोग हैं। तो भारत में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में भी सबसे पुअरेस्ट है जो, उनको कहाँ कवर किया गया है? अंत्योदय अन्न योजना। और इसमें क्या डिसाइड किया गया कि वैसे तो नॉर्मली आप 5 किलो दे रहे हो पर पर्सन पर मंथ, इसमें क्या किया गया कि पूरी फैमिली को एक आइडेंटिटी माना गया। यानी जो 2.37 करोड़ फैमिलीज हैं उनमें से हर एक फैमिली को हर महीने 35 किलो अनाज या चावल मिलेगा।
समझ गए इतना भाई क्या हुआ है? तो मैं यही बात यहाँ पे लिख रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे पेज का एक बार, ठीक है, और इसको थोड़ा रोक के पढ़ो तो सब कुछ समझ आ जाएगा आपका। मैंने वही बताया कि यहाँ पे 2.37 ऐसी फैमिलीज है करोड़ जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। ये बातें सब सही है। अब तक क्या हुआ है, सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरे इंडिया को कवर किया गया जाता था, लेकिन बाहर से इंपोर्ट होता था। फिर जब वॉर हुआ तो यूएसए ने मना कर दिया, तो फिर उस टाइम पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड हुई, और फिर उसी टाइम पे क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी आसपास के जो इलाके थे पंजाब हरियाणा, इनमें ज़्यादा फसलें उगाई जाने लगी, जिससे कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कारगर रहे, देश में भुखमरी ना पड़े। उसके बाद पूरे यूनिवर्सल कवरेज थी इंडिया में अप टू 1992। फिर रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, फिर उसमें क्या हुआ, कैटेगरी मतलब थोड़ा नैरो कर दिया उसका व्यू, यानी यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगी, कुछ फिक्स्ड रहेगी। फिर उसके बाद 1997 में आया क्या, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन अबव पॉवर्टी लाइन ऐसे डिवीजन हो गई। और फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी सबसे पुअर थे उनके लिए आया अंत्योदय अन्न योजना। तो अगर पूछा जाए अंत्योदय अन्न योजना कब आई, तो वो आई भाई सन 2000 में। ये सारा कुछ हो गया कहाँ तक, सन 2000 तक। अब भाई एक बात आती है, अगला एक्ट आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब ये एक्ट क्या था, इसने जितनी भी पुरानी सारी योजनाएं थी अपने अंदर संभाली थी। इसके अंदर कुछ चीजें थी, एक तो जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो चल रहा था, ऐसी अंत्योदय अन्न योजना भी इसके अंदर चल रही थी। इसमें क्या हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पूरे भारत में गांव में लगभग 75% पॉपुलेशन को कवर किया गया। यानी अगर पूरे भारत में 100 लोग गांव में रहते तो 75 लोगों को क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर अनाज दिया जाएगा। और ऐसे ही पूरे शहर में 50% पॉपुलेशन को कवर किया गया। तो ओवरऑल इंडिया में एवरेज निकाल लोगे तो 67% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कवर की गई किसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। यानी इन लोगों को सबको जो फूड ग्रेन्स मिलेगी वो 5 kg पर पर्सन, और वो रेट जो मैंने बता रखा है 3 रुपये 2 रुपये वाला वो मिलेगी। और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उनको 35 किलो मिलेगा और वो कम रेट पे मिलेगा। ये बात समझ आ गई। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हुई थी भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी थी कि पूरे इंडिया में कोई भूखा ना रहे, और इसके साथ कुछ प्रोविज़न और ऐड हुई, जैसे कि जो मिड डे मील स्कीम है, जो बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूलों में अप टू द एज ऑफ 14, वो भी किसके अंडर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, NFSA इसकी शॉर्ट फॉर्म है भाई, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रोग्राम था कि जो औरतें होती है, जो प्रेग्नेंट है लेडीज़, या फिर जिनका बच्चा हो गया और वो छः महीने तक, बच्चा होने के 6 महीने तक, तो उन औरतों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी किसके अंडर था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब अगली बात, अभी एक रिकमेंडेशन है नीति आयोग से, रिसेंट में जो हो रहा है, नीति आयोग ने क्या कहा है, जो कवरेज है ना 67% थी, यानी 75% लोग जो गांव में है वो कवर हो रहे थे, और 50% कहाँ, शहर में। लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि इसको घटा दीजिए, आप क्या करिए कि जो 75% कवरेज थी गाँव की उसको कर दीजिए कुल 60% पे, और जो शहर की 50% कवरेज थी उसको 40% पे कर दीजिए। ये देखिए, ये सारा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इस चीज़ का, और आप एक बार पढ़ना इसको। मतलब क्या है इस बात का कि कवरेज कम करने को क्यों कह रहा है नीति आयोग। देखिए, जब ये स्कीम चालू हुई थी 2013 में, वो किस पॉपुलेशन बेसिस पे हुई थी, 2011 के। तो 2011 में जो पॉपुलेशन रही होगी उसका 67% पॉपुलेशन को कवर करना था इस योजना के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 2021 चल रहा है, 10 साल मतलब लगभग 7-8 साल गुजर चुके हैं, तो उसमें पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होगी। तो अगर अब भी हम लगभग 67 पॉपुलेशन को कवर करेंगे, 67% को, तो जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस टाइम पे लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करना था इस योजना के अंदर, NFSA के अंदर, लेकिन अब वो 90 करोड़ हो जाएंगे। तो जो 10 करोड़ का फासला हो जाएगा पॉपुलेशन में, उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और वो 10 करोड़ ऐसे नहीं है वो गरीब हो गए, वो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हो गए। तो नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी है कि बजाय कि हम अब 10 करोड़ लोगों को और कवर करें, उनको कम करने के लिए हम नंबर ऑफ पीपल कवरेज कम कर देते हैं। यानी जो आज का 60% होएगा ना पॉपुलेशन का, वो भी लगभग उतना जाएगा जितना 2013 में होता था। टोटल पॉपुलेशन के जितने नंबर ऑफ पीपल थे 80 करोड़। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। इस समय पे जो डाटा बता देता हूँ मैं,
अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना में लगभग 9 करोड़ लोगों को कवर किया जाता है, जिनको 35 किलो अनाज मिलता है। और जो सिंपल है, जिनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिलता है, 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से, उसमें लगभग इस टाइम 71 करोड़ पीपल कवर हो रहे हैं। तो ओवरऑल टोटल कितने हो गए, लगभग 80 या 81 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं किसमें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो भाई मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, होप यू लाइक इट, और आप समझोगे। इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार और रिवाइज कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। थैंक यू।